गुड इवनिंग व्यूअर्स। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन इसके साथ ही एक स्पिन ऑफ सीरीज़ लॉन्च की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की। रिटन एग्जाम्स में जो इंग्लिश आती है उसे क्लियर करने के लिए अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ के पैरेलल में ही ये सीरीज़ भी चलती रहेगी। इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लैंग्वेज की ये जो सीरीज़ है, इसमें ग्रामर के सारे रूल्स, उनके एक्सेप्शंस, उन्हें याद कैसे रखना है, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे टिक करें, इन सारी बातों का जवाब आपको इस सीरीज में मिलेगा। मैं हमेशा से यही मानता आया हूँ कि किसी भी चीज़ को सीखो तो शुरू से सीखो, एकदम बेसिक से। तो आज एकदम बेसिक से ये जान लीजिए कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देश हो या विदेश हो, आपको अगर अपने मन की नौकरी चाहिए तो इंग्लिश की हेल्प आपको लेना पड़ेगा। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो बिना इंग्लिश की हेल्प के निकल जाते हैं। अदरवाइज देश हो या विदेश, विदेश की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ पर तो बिना इंग्लिश के काम चलने ही वाला नहीं है। तो देश में इंग्लिश का क्या महत्व है, उससे पहले आइए जान लेते हैं विदेश में इसका इतना महत्व क्यों है। तो अगर विदेश में आपको पढ़ाई करनी है या आपको नौकरी करनी है और वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बन के रहना है, तो आपको एक टेस्ट ज़रूर क्लियर करना होगा और उस टेस्ट का नाम है IELTS, आइल्ट्स। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इस टेस्ट को पास किए बिना आप PR पा ही नहीं सकते। PR का मतलब है परमानेंट रेजिडेंस। तो अगर आपको परमानेंट रेजिडेंट बनना है तो इस टेस्ट को आपको पास करना ही होगा। और क्योंकि जॉब करना चाहते हैं तो फिर यही टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, वरना और भी दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, 23 अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उनके नाम भी हैं टॉफेल, TOEFL, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। एक और एग्ज़ाम है TOEIC, टोइक, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो 23 अदर एग्जाम्स हैं, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आइल्ट्स है, क्योंकि ये बिल्कुल सीटेट एग्जाम की तरह है। जिस तरह से आप यूपी टेट पास कर लो या कोई स्टेट लेवल का TT एग्जाम पास कर लो तो उसकी वैल्यू उसी स्टेट में होती है, लेकिन सीटेट की मार्कशीट आपकी ऑल ओवर इंडिया वैलिड होती है। उसी तरह से जो 23 अदर एग्जाम्स हैं, टॉफेल, टोइक या और भी दूसरे, इनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि आइल्ट्स की है। इसका स्कोर, इसकी ग्रेड, इसकी जो वैल्यू है वो सब जगह पर वैलिड है। और इस टेस्ट में बैठने की फीस ही 13,000 रुपीज़ है। 13,000 रुपीज़ देकर आप सिर्फ इस टेस्ट में बैठ पाएंगे। फिर उसके बाद उसको जब क्लियर करेंगे तब आप विदेश में परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा पा सकते हैं। अच्छा, ये सारे टेस्ट क्यों होते हैं और ये क्या सभी के होते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नॉन नेटिव स्पीकर्स के होते हैं। जिस भी कंट्री में आपको जॉब करनी है और वहाँ के आप नॉन नेटिव स्पीकर हो, जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो आप नॉन नेटिव हो, तो वहाँ पर वो आपकी इंग्लिश को चेक करेंगे और उसके बाद ही आपको PR देंगे। तो ये तो बात हो गई विदेश की। अब बात करते हैं अपने देश की। तो यहाँ पर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंग्लिश को हल्के में लिया तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम स्पॉइल हो सकता है। न सिर्फ इंग्लिश में मार्क्स कम आएंगे बल्कि पूरा परसेंटेज गिर सकता है। नेक्स्ट है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला करके आप अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कुछ एग्ज़ाम्स में तो इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की होती है। अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं पास है तो आप डिसक्वालीफाइड हो जाते हो। तो इंग्लिश को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतनी मुश्किल है कि आप इसमें अच्छा स्कोर न कर सको। तो बोर्ड एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, यहाँ तक कि आइल्ट्स में या जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, उन सबको कैसे क्लियर करें, ये सारी बातें आपको इस चैनल पर बताई जाएंगी। बस आपको इन वीडियोस का एक भी मिनट स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर मिनट में आपको कोई ना कोई बात नई सीखने को मिलेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे।
तो आइए अब अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सिंथेसिस। ये जो सिंथेसिस है ये इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, तो भी आपको इसका अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानते हैं। सिंथेसिस वर्ड हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुन चुके हैं। जैसे मैंने तो सबसे पहले इसे सुना था फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस साइंस में हमने पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों चीजें कंबाइन होकर के क्या बनाती थी, फूड। और ये केवल ग्रीन प्लांट्स में होता था। तो प्रकाश संश्लेषण में भी फोटोसिंथेसिस पढ़ा। कुछ लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर भी सिंथेसिस रिएक्शंस होती हैं। मतलब वही है जो यहाँ पर मतलब है आज के हमारे इंग्लिश ग्रामर के सिंथेसिस का, वही मतलब इन सिंथेसिस का भी था। संश्लेषण यानी जुड़ना। यहाँ पर भी देखिए डेफिनेशन, दो या अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, यानी चीजें कंबाइन होंगी और एक हो जाएंगी। बस यही तो सिंथेसिस है। दो या वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस है। अब एग्जाम में कैसे आ सकता है, दो सिंपल सेंटेंस या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और बोलेंगे इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। वो आपसे कह सकते हैं कि दो या इससे ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। और अगर उन्होंने कहा कि ये दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़कर एक सिंगल कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। सिंपल सेंटेंस 8 तरह से बनता है। ये देखिए नीचे मैंने दिया हुआ है। 8 तरीकों से सिंपल सेंटेंस बनता है, 3 तरीकों से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और 4 तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो टोटल ये कितने तरीके हो गए, 15 तरीके। यानी हर एक तरीका जब हम सीख लेंगे और इस तरह से 15 तरीके सीख जाएंगे, तब हमारा सिंथेसिस टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं सिंपल बनाना। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है और ये कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है आपके उस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक, वन एंड ओनली फाइनाइट वर्ब होगी। सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी, ऐसा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है ये हम तब बताएंगे जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप एक मज़ेदार डेफिनेशन जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं और उन दोनों में से एक सेंटेंस विकलांग होता है, अपाहिज होता है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ये भी जब आपको पढ़ाएंगे तो इसकी डेफिनेशन बताएंगे। अभी जान लीजिए कि कंजंक्शन से जुड़े हुए दो सेपरेट सेंटेंस होते हैं जिनका कि अलग अलग अस्तित्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं सिंपल बनाना। सिंपल बनाने के अभी मैंने आपको बताया 8 तरीके होते हैं। दो या अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाने के 8 तरीके होते हैं। पहला तरीका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसे हम NA भी बोल सकते हैं। अगला है नाउन और केस इन अपोजिशन, फिर आएगा इन्फिनिटिव, उसके बाद पार्टिसिपल, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर आएगा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, कंजंक्शन और सबसे आखिरी में सीखेंगे प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। तो आने वाले वीडियोस में ये हेडिंग्स आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन पढ़ाएंगे आपको पूरे 8 तरीके, क्योंकि ये 8 तरीके सीखना बहुत ज़रूरी है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। 9वां तरीका नहीं होता। अगर आपको कहीं मिल भी जाए तो ये मान लीजिए कि इन्हीं 8 तरीकों में से किसी तरीके का वो डेरिवेटिव है। तो ये 8 तरीके अच्छे से हमें सीखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी कि NA, अगर इसकी हेल्प से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए कि इसे कब लगाना है। तो पहचान एक नहीं, हम दो दो बताएंगे। और जिस तरह गब्बर ने सांभा से पूछा था कितने आदमी थे, एक दिन मैं भी आपसे पूछूंगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पहचानने के कितने पॉइंट्स थे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। पहला है दोनों वाक्यों का कर्ता आपस में
एक नहीं होगा। ये देखिए आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द स्काई। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इट। तो दोनों वाक्यों का कर्ता आपस में एक नहीं होगा। और अगला हमारा पॉइंट है पहचानने के लिए एक वाक्य दूसरे वाक्य का प्रोबेबल कंसीक्वेंस। प्रोबेबल कंसीक्वेंस होगा। प्रोबेबल कंसीक्वेंस क्या होता है? संभावित परिणाम। कंसीक्वेंस को अंजाम भी कहते हैं। जॉन विक एक मूवी है हॉलीवुड की, उसमें ये कंसीक्वेंस वर्ड बहुत बार आया है। इसका मतलब होता है अंजाम। यहाँ पर प्रोबेबल कंसीक्वेंस का मतलब होगा संभावित परिणाम। तो फिर से देखिए, इसको चेक कर लेते हैं सेंटेंस में। द स्काई इज क्लाउडी। आकाश बादलों भरा है, बदली है। इट में रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। यानी एक वाक्य कारण है, एक वाक्य परिणाम है। आकाश बादलों भरा होगा। आकाश बादलों भरा है, इसका परिणाम क्या होगा कि आज बारिश हो सकती है। तो ये दो पहचान हमने सीख ली। दोनों वाक्यों का कर्ता आपस में एक नहीं होगा, और दूसरा एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होगा, प्रोबेबल कंसीक्वेंस। तो तरीका क्या है जान लीजिए। हमेशा कारण वाले वाक्य का, हमेशा कारण वाले वाक्य का एनए बनाना होगा। हमेशा कारण वाले वाक्य का एनए बनाना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है। तो इतना समझने के बाद जब कोई बोले कैसे, तो बोल देना ऐसे। ऐसे का मतलब नीचे देखिए, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट को सीखेंगे, फिर केस सेकंड सीखेंगे, फिर केस थर्ड सीखेंगे, और हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट खत्म हो जाएगा। तो कारण वाले वाक्य का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है कैसे? ऐसे। ऐसे का मतलब केस फर्स्ट। यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में हो। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का मतलब होता है, देखिए जो 12 टेंस हम पढ़ते हैं, क्या उनके बाहर सेंटेंसेस नहीं होते क्या? राम इज ए गुड बॉय, ये भी तो कोई टेंस है। सचिन वॉज ए गुड बैट्समैन, ये भी तो कोई सेंटेंस है। तो ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, इनसे जो सिंपल सिंपल सेंटेंस हम सुनते हैं, ये सभी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट होते हैं। तो अगर कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में हो, यानी उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर दिख जाए, तो बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग। और जब बीइंग आएगा तो ये सब धराशायी हो जाएंगे। तो आइए सेंटेंस बना के देख लेते हैं। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। अब इसमें से कारण वाला वाक्य कौन सा है? आकाश बादलों भरा है, ये कारण है कि बारिश होगी, ये कारण है। आकाश बादलों भरा है, ये कारण है। तो द स्काई इज क्लाउडी, तो इसको देखते ही हमारी नजर किस पे जानी चाहिए? तो इसको देखते ही हमारी नजर किस पे जानी चाहिए? इज पे। तो इज हटा करके क्या लगा देंगे? बीइंग। और जो पहले सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप है, इसको बना देंगे कॉमा। और ये हमारा आंसर आया, द स्काई बीइंग क्लाउडी, कॉमा, इट में रेन टुडे। तो ये दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए थे, इनको जोड़ करके आपने एक सिंगल सेंटेंस बना दिया। और ये सिंगल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। और इसके अलावा कोई भी आंसर आप बनाएंगे, तुक्का लगाएंगे, अंदाजे से करेंगे, तो आपका गलत होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग देखिए गलत आंसर सुन लीजिए, कुछ गलत आंसर भी जान लेते हैं। द स्काई इज क्लाउडी सो इट मे रेन टुडे। द स्काई इज क्लाउडी देयरफॉर इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे बिकॉज द स्काई इज क्लाउडी। सिंस द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे। तो ये सारे आंसर गलत हैं, क्योंकि ये सारे आंसर सिंपल नहीं हैं। हमको क्या बनाना था? एक सिंपल सेंटेंस बनाना था। और हमने क्या किया? सबसे पहले तो ये पहचानने की कोशिश की कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा या नहीं बनेगा। तो जब हमने पहचान चेक किया कि दोनों वाक्यों का कर्ता आपस में एक नहीं है, तो नहीं है, यानी एनए लगेगा। क्या एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम है? हाँ है, यानी कि एनए लगेगा। और एनए कैसे लगेगा? कारण वाले वाक्य को हमने पकड़ा, क्योंकि कारण वाले वाक्य का ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हमेशा बनता है।
तो कारण वाले वाक्य में हमने देखा कि इज नजर आ रहा है, तो इसे हटा करके हमने बीइंग लगा दिया और हमारा ये गर्मा गर्म आंसर तैयार है। देखिए भाप निकल रही है। द स्काई बीइंग क्लाउडी इट में रेन टुडे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, जो लोग इंग्लिश पढ़ने के शौकीन हैं उनके लिए है। देखिए दो अलग अलग वाक्य होते हैं, क्योंकि दोनों सिंपल सेंटेंस होते हैं तो एक वाक्य को हमें डिस्टर्ब करना होता है। जिस वजह से वो सिंपल सेंटेंस है उस वजह को खत्म करना होता है, और जब वो सिंपल नहीं रह जाता तब उसे दूसरे वाक्य में अटैच करके हम अपना सिंपल सेंटेंस पा लेते हैं। तो पूरे सिंपल सेंटेंस के जो 8 तरीके हैं, इन 8 तरीकों में कॉमन बात यही है कि उस एक वजह को खत्म करना जिस वजह से कोई वाक्य सिंपल है, फिर वो सिंपल नहीं रह जाएगा और उसे दूसरे वाक्य में अटैच कर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक और सेंटेंस करते हैं। इट वॉज द लॉकडाउन पीरियड, यानी लॉकडाउन का समय चल रहा था, कोरोना बीमारी घेरे हुए थी सबको। वी रिमेन्ड एट होम, हम घर पर बने रहे। अब देखिए क्या दोनों वाक्यों का कर्ता आपस में सेम है? इट, वी, यानी दोनों वाक्यों का कर्ता आपस में एक नहीं है। किस रूल से बनेगा? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब देखिए एक वाक्य कारण है कि लॉकडाउन का समय चल रहा था और दूसरा वाक्य परिणाम है कि इस वजह से घर पर बने रहे, तो कौन से रूल से बनेगा? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दो पहचान मैंने आपको बता दी है। अच्छा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किस वाक्य पर लागू होता है? जो वाक्य कारण बताता है। तो कारण क्या है कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, इट वॉज द लॉकडाउन पीरियड। तो केस फर्स्ट में हमने क्या सीखा है कि बीइंग लगा देंगे, तो आपका आंसर बन चुका है। इट बीइंग द लॉकडाउन पीरियड वी रिमेन्ड एट होम। इट बीइंग द लॉकडाउन पीरियड वी रिमेन्ड एट होम, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। इसके अलावा जो लोग गलत बनाएंगे, तुक्के से बनाएंगे, आईडीए से बनाएंगे, सिंस इट वॉज द लॉकडाउन पीरियड वी रिमेन्ड एट होम, इट वॉज द लॉकडाउन पीरियड सो वी रिमेन्ड एट होम, बिकॉज इट वॉज द लॉकडाउन पीरियड कॉमा वी रिमेन्ड एट होम, ये सारे आंसर गलत हैं क्योंकि ये सिंपल नहीं है। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कम से कम इन 5 में से एक का आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसा करने से आपका भी मनोबल बढ़ेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। बाकी दिक्कत कहीं नहीं होगी, सेंटेंस भी हम आपको समझाए देते हैं। द मैच वॉज ओवर, मैच खत्म हो गया। द विजिटर्स रिटर्न देयर होम, जो दर्शक आए थे वो घर लौट गए। इट वॉज अ हॉट डे, ही डिड नॉट गो आउटसाइड, बहुत गर्म दिन था, वो बाहर नहीं निकला। द क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट, द गर्ल्स डिड नॉट सॉल्व। कुछ लड़के इस सेंटेंस को पढ़ के हंस रहे होंगे, दरअसल ये एक छोटा सा मजाक है, इसे दिल पर मत लेना। जब भी मैं बच्चों को ये सेंटेंस लिखाता था तो लड़कियां नाराज हो जाती थी और यहाँ पर द बॉयज लिख देती थी और बोलती थी कि क्या जरूरी है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो सिर्फ लड़कियां ही उस क्वेश्चन को छोड़ देती हैं। तो इसी तरह के हंसी मजाक के साथ पढ़ाई आगे बढ़ती रहेगी। वैसे जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो यही है, द क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट, द स्टूडेंट्स डिड नॉट सॉल्व इट। नेक्स्ट है द नाइट वॉज डार्क, दे स्टॉप्ड दियर जर्नी, रात अंधेरी थी, उन्होंने अपना सफर रोक दिया। द टीचर वॉज एब्सेंट, द स्टूडेंट्स फ्लू पेपर एरोप्लेन्स इन द क्लास, टीचर गैर हाजिर था, बच्चों ने कागज के हवाई जहाज उड़ाए पूरी क्लास में। तो इन सभी का सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। आप अपनी कॉपी पर बना सकते हो, ओरल बना सकते हो, अपने माइंड में बना सकते हो और इनका जवाब कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है केस सेकंड। अगर केस फर्स्ट का सेंटेंस ही नहीं आया तो हो सकता है केस सेकंड से सेंटेंस आ जाए। और केस सेकंड क्या है? यदि कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस टेंस में हो। एक्टिव वॉइस के बाद टेंस लिखना इसलिए जरूरी था कि कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, तो कोई हमें पैसिव तो बनाना नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि क्या वो एक्टिव वॉइस टेंस में है, यानी सब्जेक्ट किसी वर्ब को कर रहा है। और अगर सिर्फ इतना है,
ये एक्टिव वॉइस टेंस में है। तो इस बार हमें क्या लगाना है, हैविंग। पहले आपको हम बना के दिखाएंगे। एग्जाम्पल है, ही फायर्ड हिज गन, उसने बंदूक से फायर किया। द बुलेट वेंट हाई, और जो बुलेट है बहुत ऊंचा गया। तो सबसे पहले तो पहचान चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द बुलेट, यानी एनए बनेगा। इसमें से एक वाक्य कारण है और एक वाक्य परिणाम है। जब फायर किया तभी तो बुलेट ऊंचा गया, तो कारण वाले वाक्य का क्या बना देंगे, एनए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और वो कैसे बनेगा, हैविंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ना भूलना। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सुने हैं ना, उसी तरह से हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही हैविंग फायर्ड हिज गन, कॉमा द बुलेट वेंट हाई। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस तैयार है। और कोई भी आंसर आप बनाने की कोशिश करेंगे वो गलत हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस से छेड़छाड़ करके पहले उसे विकृत किया जाता है, और जब वो सिंपल नहीं रह जाता तो उसे दूसरे सेंटेंस में अटैच कर देते हैं। ही हैविंग फायर्ड हिज गन, द बुलेट वेंट हाई। आपकी प्रैक्टिस के लिए फिर से 5 सेंटेंसेस, 5 वाक्य हमने दे रखे हैं। इन्हें ज़रूर बनाइए। वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में बनाइए। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये कहावत जितनी आम लगती है, जितनी मामूली लगती है, इसके जो परिणाम हैं वो उतने ही चमत्कारी हैं। कभी किसी सफल आदमी से ज़रूर पूछना कि प्रैक्टिस का उसे कितना फ़ायदा मिला। किसी भी फील्ड में वो सफल हो, तब वो आपको बताएगा कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। सेंटेंस हम आपको क्लियर किए देते हैं। द सन रोज, सूरज उगा। वी लेफ्ट आवर बेड्स, हमने अपने बिस्तर छोड़ दिए। द एनिमी विदड्रू, विदड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है विदड्रू। दुश्मन पीछे हट गया। द पीपल बिकेम हैप्पी, लोग खुश हो गए। द मून रोज, चांद निकल आया। वी वेंट टू विजिट द ताज, हम ताजमहल घूमने गए। द टीचर इंटर्ड द क्लास, शिक्षक कक्षा में दाखिल हुआ। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, छात्र खड़े हो गए। द बेल रैंग, घंटी बजी। द स्कूल गॉट क्लोज्ड, स्कूल बंद हो गया। अब हमारा आखिरी केस है, केस थर्ड। केस थर्ड है कि अगर केस फर्स्ट के सेंटेंस भी नहीं आए, केस सेकंड के सेंटेंस भी नहीं आए, तो फिर सेंटेंस आएंगे केस थर्ड से। और अगर इससे भी नहीं आए तो समझ लो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ही नहीं आया है। तो यदि कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस टेंस में है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया गया है, तो फिर क्या होगा, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। यानी हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना सकते हैं। और अगर इतना बड़ा आप भूले जा रहे हैं तो सिर्फ बीइंग लगा देना। अब आप बोलोगे कि बीइंग तो हमने केस फर्स्ट में पढ़ा था, तो केस फर्स्ट में क्या देखते थे आप लोग, इज एम आर वॉज वर, देखिए आया है वॉज 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 वॉज। इसी तरह से इस भी आ सकता है। तो जब इज एम आर वॉज वर देख करके बीइंग लगा रहे थे तो यहाँ पर भी बीइंग सही है। लेकिन हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से कॉपी चेक करने वाले को अंदाजा हो जाएगा कि आपने मेहनत की है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द सिग्नल वॉज गिवन, सिग्नल दिया गया। द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्या दोनों का सब्जेक्ट एक ही है? नहीं है। दोनों वाक्यों का कर्ता आपस में एक नहीं होगा, तो एनए लगेगा, यानी कि यहाँ लगेगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होगा। सिग्नल दिया गया तभी तो ट्रेन चली, तभी तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, यानी परिणाम है, संभावित परिणाम। तो इसका मतलब कारण वाले वाक्य का एनए बनाया जा सकता है। तो द सिग्नल वॉज गिवन, वॉज हटाइए, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, कॉमा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। दो सिंपल सेंटेंस हमारे सामने थे। उनमें से एक सेंटेंस जिस वजह से सिंपल था उस वजह को हमने खत्म कर दिया
और दूसरे सेंटेंस में अटैच कर दिया। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। तो ये जो आंसर है, ये जो उत्तर है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। और अब आपकी प्रैक्टिस के लिए, द वर्क वॉज डन, काम कर दिया गया। माई फादर बिकेम हैप्पी, मेरे पापा खुश हो गए। द लीडर वॉज किल्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे। नेता को मार डाला गया, उसके अनुयायी भाग गए। द विलेज वॉज कवर्ड विद हाई वॉल्स, गांव को ऊंची दीवालों से घेर दिया गया। द डेकॉइट्स फेल्ड टू एंटर, डाकू घुसने में असफल रहे। द बैंक वॉज क्लोज्ड, बैंक बंद कर दिया गया। आई कुड नॉट विदड्रॉ मनी, मैं पैसे नहीं निकाल सका। द मीटिंग वॉज ओवर, मीटिंग समाप्त हो गई। ऑल द मेंबर्स लेफ्ट द हॉल, सभी सदस्यों ने हॉल छोड़ दिया। तो उम्मीद है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। जो होमवर्क मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें अटेम्प्ट करना ना भूलें। जितनी ऑनेस्टी से मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करूंगा, आपसे भी मुझे उतनी ही ऑनेस्टी की उम्मीद है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। जितना डीप हम आपको पढ़ाएंगे, इतना डीप आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।